दुमका उपचुनाव की चुनौतियां खड़ी है। निश्चित रूप से 3 नवंबर को आके वोट जरूर करेंगे और लोकतंत्र के इस पर्व को मजबूत बनाया जा सके। वोटर्स के बीच में भी ये एक्साइटमेंट सा आ गया है, तो ये एक अच्छा संकेत है। पूरी दुनिया में कोरोना की चुनौती है और इसी चुनौती के बीच दुमका उपचुनाव की चुनौतियां खड़ी है, लेकिन जिला प्रशासन मुस्तैदी से कमर कस के तैयार है। हमारे साथ जिले के डीसी राजेश्वरी बी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। तमाम तैयारियों को लेकर किस तरीके से बूथों को सजाया गया है, बूथों को कैसे अलर्ट किया गया है ताकि इस महामारी से भी बचा जा सके और लोकतंत्र के इस पर्व को मजबूत बनाया जा सके, जश्न के साथ इस पर्व को मनाया जा सके। आपका न्यूज़ 11 पर बहुत बहुत स्वागत है। मैम, एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ महामारी और उसमें उपचुनाव की चुनौती, कैसे तैयार? आई थिंक जिला प्रशासन काफ़ी समय से सोच ही रहा था कि बाई इलेक्शन कराना है और कोरोना के बीच में कराना है, लेकिन हमारे जो कोरोना का सिचुएशन है वो ठीक है। हमारे जो पॉजिटिविटी रेट है वो बहुत हाई नहीं है, हमारा रिकवरी रेट 90% से अधिक है और हमारे एक्टिव केसेस का संख्या भी बहुत कम है। तो ऐसे परिस्थिति में हमारा टीम काफ़ी मोटिवेटेड है और शुरू में जो बात हो रही थी या एक ये माहौल बना था कि शायद वोटिंग में जनता नहीं आएंगी या वोटर्स उतना प्रोत्साहित नहीं है, तो लगातार जिला प्रशासन का कार्य को देखते हुए और स्वीप के प्रोग्राम्स हम लोग ने जो चलाया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि वोटर्स के बीच में भी ये एक्साइटमेंट सा आ गया है और वो लोग निश्चित रूप से 3 नवंबर को आके वोट ज़रूर करेंगे। और हमने उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है और उनको समय समय पर बताया है कि किस तरीके का गाइडलाइंस का अनुपालन हम लोग कर रहे हैं, ताकि वो सिर्फ वोट का नहीं लेकिन उनका स्वास्थ्य के बारे में भी हम लोग ने एसओपी और गाइडलाइंस ऐसे बनाए हैं कि उनको कोरोना का संक्रमण का डर नहीं रहे। मैम, वोटर लिस्ट के हिसाब से इलाकेवार आपने कहा कि रैंडम हम वोटर्स की जांच भी कर रहे हैं, तो इस जांच में कहाँ तक सफलता हासिल हुई आज तक? ये कार्यक्रम पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही है और हर रोज़ हम लोग 3 से 4 लोकेशन पे जा कर के वोटर्स के बीचों में से रैंडमली लोगों को उठा करके जांच कर रहे हैं। और इसमें शुरू में एक हेजिटेंसी, एक झिझक लोगों के अंदर भी है कि यदि हम पॉजिटिव निकल जाएंगे तो हमको सेंटर में जाना पड़ेगा, हम स्वस्थ है, हम सिम्टोमेटिक नहीं है, हमको नहीं करना है। लेकिन जब उनसे इंटरेक्शन हमारे हेल्थ का टीम कर रहा है तो वो मान रहे हैं और उनका जांच भी हो रहा है। कल हम लोग ऑलमोस्ट 3000 लोगों का जांच किया और उसमें मात्र एक पॉजिटिव आरएटी में निकला था, तो ये एक अच्छा संकेत है। संक्रमण काफ़ी कंट्रोल्ड है दुमका ज़िला में और इससे एक और गाइडलाइन जो हम लोग ने अनुपालन किया कि पोलिंग पर्सनल जो जाके बूथ पे बैठेंगे वोट कराने के लिए, उनको भी हम लोग 2 राउंड चेकअप कर लिए हैं ट्रेनिंग के दौरान और उनमें से यदि कोई संक्रमित पाए गए तो उनको भी तुरंत उस ग्रुप से हटाया गया और संक्रमण को वहीं पर रोका गया। तो ये सभी गाइडलाइंस के बाद लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है और जैसे आम जिंदगी के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, उसमें वोट करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनका अधिकार है। ये अभी दुमका में हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ चढ़कर लोगों के बीच में ये मैसेज गया हुआ है। मैम, चुनाव कराने से लेके चुनाव संपन्न होने तक, शुरू करने से ट्रेनिंग से लेकर अगर कहें तो पोलिंग तक मतदान कर्मियों को आइसोलेट करने के निर्देश दिए गए, तो वो आइसोलेशन कैसे होगा? आई थिंक ये जो आइसोलेशन की बात है, मुख्य रूप से ये आइसोलेशन उनके परिवार के साथ उनको करना होगा, क्योंकि सामाजिक दूरी हमारे जो फैमिली के बाहर, घर के बाहर जो हमारा वर्क स्पेस है या जब हम बाहर घूमने जाते हैं तो सामाजिक दूरी का पालन किया जा सकता है, लेकिन घर के अंदर उसका पालन नहीं हो सकता है। परिवार के साथ जिस तरीके से हमारे इंटरेक्शंस है वो काफ़ी नज़दीकी कांटेक्ट रहता है, साथ में खाना, साथ में रहना, तो वहाँ पे हम लोग ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन ये दिए हैं कि वो उसको कंट्रोल करें ताकि उनसे कोई आपत्ति उनके परिवार वालों को नहीं रहे।
4-5 दिन के लिए वो आइसोलेशन मेंटेन करे। यदि कोई लक्षण आए बीमारी, सर्दी खांसी, तो वो स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करे, जांच करा ले। और अगर एसिम्टोमेटिक है तो भी वो 7-8 दिन बाद अपने उनका सैंपल का जांच कराएंगे, और एक बार वो नेगेटिव हो जाएंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। ये आई थिंक हम लोग उनके परिवार वालों को प्रोटेक्ट करने के लिए किए हैं, जो काफ़ी लोगों ने प्रशंसा भी किया है। लेकिन एक ये भी है कि कई सारे लोगों को छुट्टी नहीं मिल पाएगी या उनको कार्य करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने सुझाव दिया है कि आप कार्यालय और अपने वर्क एरिया में आप सामाजिक दूरी पालन करते हुए काम करें, लेकिन घर में परिवार से वो कांटेक्ट कम रखें। मैम, आपने कहा था कि इसके बाद भी, चुनाव के बाद भी 8 या 9 तारीख के आसपास एक बार फिर से जांच होगी, तो क्या ये उनके परिवार वालों के मद्देनज़र या उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए? आई थिंक जो वो वायरस का जो ट्रेंड है जो देखा जाता है, उसका लक्षण 7-8 दिन में पता चल जाता है। लेकिन कई लोग असिम्टोमेटिक भी होता है, और जो जिनका इम्यूनिटी स्ट्रांग है, माना जाता है कि जो हेल्दी इंडिविजुअल्स है उनको सिम्टम्स भी नहीं आते हैं। लेकिन कुछ सेक्शंस वल्नरेबल भी हैं, जैसे 10 साल के नीचे जो बच्चे हैं, 60 साल के ऊपर जो बुज़ुर्ग है, जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो लोग थोड़ा वल्नरेबल हो जाते हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करना हम लोग की जिम्मेदारी बन जाती है। और क्योंकि पोल जब होता है, बूथ में 400 से लेके 800-900 तक लोगों का आना जाना बूथों पे हो सकता है, तो हम लोग नकार नहीं सकते हैं कि ऐसा कोई आदमी जो संक्रमित है वो नहीं आए। हम लोग मास्क दे रहे हैं सभी वोटर्स के लिए, पोलिंग पार्टी को मास्क दिए हैं, ग्लव्स दिए हैं, फेस शील्ड दिए हैं, बायो बैग दिया गया है। परंतु प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है कि आप जाके अपने आप को आइसोलेट करें और 6 दिन 7 दिन बाद जांच करें। मैम, अब थोड़ा सा पोलिंग पार्टीज पर आते हैं। चुनाव संपन्न कराने को लेकर जो तकनीक है उस पर बात करते हैं। 2 प्रखंड हैं, एक शहरी प्रखंड है दुमका और एक ग्रामीण प्रखंड है मसलिया। मसलिया भी 2 हिस्से में है, पूर्वी और पश्चिमी। सबसे ज़्यादा एहतियात और तैयारी कहाँ के लिए करनी पड़ी आपको, दुमका के लिए या फिर मसलिया के? हम लोग जब तैयारी करते हैं तो हम लोग एक एक बूथ का संज्ञान में रखते हुए तैयारी करते हैं, क्योंकि हर बूथ का अपना एक विशेषता रहती है, हर एरिया का एक अलग विशेषता रहता है। तो एक सेंसिटिविटी एनालिसिस किया जाता है, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस किया जाता है, वोटिंग परसेंट देखा जाता है। तो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग तरीके के कार्यक्रम चलते हैं। सेंसिटिव बूथ्स को, सेंसिटिव कई तरीके के हो सकते हैं। कुछ कम्युनिटी ओरिएंटेड इश्यूज़ होंगे, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ होंगे, या कभी ऐसा वहाँ एक हिस्टोरिकल कुछ इंसिडेंट हुआ होगा जिस वजह से वो बूथ्स को हम लोग आज भी सेंसिटिव मानते हैं। नक्सल ओरिएंटेड, नक्सल ओरिएंटेड भी, LWE एरियाज़ को हम लोग नक्सल सेंसिटिव मानते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी का सेंसिटिविटी एनालिसिस किया जाता है, और ये जो एनालिसिस होता है इसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी घूमते हैं, वहाँ लोकल प्रशासन के साथ हम लोग बैठ के चर्चा करते हैं। तो इन सभी को स्टडी करने के बाद वो एनालिसिस करते हुए बूथ्स को हम लोग कैटेगराइज करते हैं, और उसके बाद उसमें कुछ एडिशनल मेजर्स लिया जाता है कि वहाँ पे जो पोलिंग का प्रक्रिया है उसमें कोई बाधा नहीं आए, लोगों को आकर के वोट करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो उस तरीके का तैयारी जिला प्रशासन कर लिया है, और हर बूथ का एक अलग अलग नज़रिया है। हर बूथ पे हम लोगों को अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ देना है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल दोनों बूथ पे हम लोग इक्वली तैयारी किए हैं। कहीं कहीं पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, जहाँ पे नक्सल एरिया है या जहाँ सेंसिटिविटी ज़्यादा है, वहाँ पे थोड़ा हम लोग विशेष रूप से अलर्ट रहेंगे। मैम, जैसे मकरमपुर जैसे इलाके हैं, बहुत इंटीरियर इलाके हैं, वहाँ पोलिंग पार्टी का पहुँचना, फिर पोलिंग करा के वापस आना, वहाँ पर पोलिंग पार्टीज़ को ले जाने के लिए और ले आने के लिए कुछ अलग से है या फिर? जैसे मैंने कहा कि इलाका के ऊपर निर्भर रहता है, और हमारे साथ जो फोर्स एजेंसी टैग्ड रहते हैं उनका सुझाव हम लोग लेते हैं। कई बार कई बूथ्स में
लोगों को पैदल भी जाना पड़ता है। तो हम लोग ने ध्यान में रखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कराए उनका, क्योंकि उनको दिन भर बैठ करके पोलिंग भी कराना है। तो हम लोग क्लस्टर लेवल पे उनको रुकवाते हैं और अगला दिन सुबह वो लोग पैदल चॉपर फैसिलिटी भी है? क्योंकि एक ही विधानसभा का हो रहा है, बहुत दूर कोई बूथ नहीं है, तो इस बार चॉपर का फैसिलिटी नहीं है। P- दूर नहीं है लेकिन इंटीरियर तो है। चॉपर का फैसिलिटी सिर्फ दूरी पे नहीं दिया जाता है, उसमें कई और चीज़ों को भी देखा जाता है। तो उस तरीके का कोई बूथ इस विधानसभा में नहीं पाया गया कि बहुत दूर हो या बहुत रिमोट हो या कनेक्टिविटी का इश्यूज़ हो। तो ऐसा कोई बूथ नहीं है जिसमें चॉपर का फैसिलिटी दिया गया है। सभी बूथ पे हम लोग एक दिन पहले पार्टी को भेजेंगे, पोल डे के दिन पोलिंग करने के बाद वो सभी लौट भी आ जाएंगे। आमतौर पर देखा जाता है कि शहरी महिला जो मतदाता होती है वो बहुत कम दिलचस्पी दिखाती है, पुरुष फिर भी निकल जाते हैं, और शायद यही एक वजह है कि शहरी क्षेत्र में, अर्बन एरियाज़ में कम पोलिंग होती है। उन महिलाओं को जागरूक करने के लिए या उनको लाने के लिए बूथ तक कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स जैसे आदर्श बूथ या पिंक बूथ? नहीं, आई थिंक काफ़ी सरप्राइजिंग है होगा अगर आप आंकड़ा देखेंगे, ये दिखाता है कि महिलाएं ज़्यादा वोट करती हैं। हालांकि मुझे अभी पिछले बार का आंकड़ा याद नहीं आ रहा है, लेकिन जनरल टेंडेंसी है कि विमेन वोटर्स बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं और उनका प्रतिशत बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। मुझे लग रहा है कि ये जो विमेन वोटर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए ईसीआई भी कुछ कुछ ऐसे कदम उठाए, जैसे सखी बूथ वाला जो कॉन्सेप्ट आया पिछले कुछ इलेक्शन से। तो पिछले इलेक्शन में भी हम लोग ने सखी बूथ रखा था, इस बार भी हम लोग वो अभी एक्सपेरिमेंट नहीं रहा क्योंकि हम लोग सभी एक्सपीरियंस्ड हो गए। तो 11 बूथ्स में हम लोग पोलिंग पार्टी फीमेल्स को भेज रहे हैं, और कहीं कहीं पे हम लोग ने दो लोग, जो पोलिंग पार्टी में 4 लोग रहते हैं उनमें से 2 लोग फीमेल्स को रखे हैं। तो ये महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए और महिला वोटर्स को मोटिवेट करने के लिए किया जाता है। पहली बार जो मतदान करने जा रहे हैं युवा, उनको प्रशासन की तरफ से क्या ताकीद की गई है या संदेश दिया गया? आई थिंक पहली बार जो वोटर्स हैं जो वोट करने जाएंगे, अभी भी इस इलेक्शन के पहले भी ऑलमोस्ट 2,500 से 3,000 लोग नए वोटर्स जुड़े हैं हमारे विधानसभा के इलेक्टोरल रोल में। तो आई थिंक ये एक एम्पावरिंग फीलिंग है हमारे युवा को। युवा के मुद्दे जो है वो काफ़ी हाईलाइट हो रहे हैं, और पहली बार उनको भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दिखाने को मिल रहा है। तो काफ़ी एक्साइटमेंट है। हमने स्वीप प्रोग्राम में एसपी महिला कॉलेज में विज़िट भी किए थे, तो वहाँ देखे कि काफ़ी उत्सुकता दिखा रहे थे और वो लोग बहुत ही एंथुजियास्टिक थे अपने वोट का प्रयोग करने के लिए पहली बार। तो मैं आशा करती हूँ कि ये अच्छे फिगर्स में आकर के वोट करेंगे। एक क्वेश्चन और है कि जैसा आपने भी बताया, अभी भी बताया हमारे दर्शकों को, कि जो मतदाता लाइन में लगे रहेंगे वहाँ भी उनका थर्मो स्कैन से जांच की जाएगी, और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर उनको अलग से रखा जाएगा और बाद में वोट कराया जाएगा। लेकिन इस बात को लेके कई सवाल उठ रहे हैं, मतलब वो सवाल नहीं है, वो चिंता है कि अगर बूथ में हम लाइन में लगे हुए हैं और ऐसा कुछ निकल आता है तो शायद हमें आइसोलेशन सेंटर में मत डाल दिया जाए। तो इसकी क्या? आई थिंक ये सही में एक डर है लोगों के अंदर कि पॉजिटिव पाए जाने पे उनको सेंटर में भेज दिया जाता है या उनको अलग रहना पड़ता है। लेकिन ये ध्यान में रखना होगा सभी को कि उनका संक्रमित होने से उनका परिवार वाले भी एक आपत्तिजनक सिचुएशन में है। अगर वो आइसोलेशन में नहीं रहेंगे तो हो सकता है वो वायरस को ट्रांसमिट करे कांटेक्ट से, उनके परिवार वालों को उसको फैला दे। और कई बार जैसे मैंने कहा, कुछ लोग अच्छे जो स्वस्थ हैं उनको कोई संक्रमण नज़र नहीं आता है, लेकिन हर परिवार में ऐसा कोई ज़रूर मिलेगा जो थोड़ा कमज़ोर होंगे, उनका एज ज़्यादा होगा, बीमार होंगे, तो उनको ज़्यादा आपत्ति होता है। तो आज के दिन में सरकार का, स्वास्थ्य विभाग का ये भी एक प्रावधान है कि हम होम आइसोलेशन के लिए भी लोगों को अलाउ करते हैं। आज के दिन में अगर हम अपने सेंटर्स की बात करें तो मुझे लग रहा है 25-30% से ज़्यादा पेशेंट्स हमारे सेंटर में नहीं है, वो लोग सभी होम आइसोलेशन में ही हैं।
हम लोग कुछ क्राइटेरिया सेटअप किए हैं कि घर में अलग से रूम की व्यवस्था होना चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए और कोई बीमार व्यक्ति नहीं होना चाहिए, बुजुर्ग नहीं होना चाहिए। ऐसे परिस्थिति में उनको घर में ही आइसोलेशन का अनुमति दिया जा सकता है। तो ये जो सुविधाएं हैं, इसके बाद मुझे लग रहा है कि लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है और ये उनके ही हित के लिए, उनके परिवार के हित के लिए ही किया जा रहा है। तो बढ़ चढ़ करके उन लोग को इसमें भाग लेना चाहिए। मैम, कोविड से बचने के लिए जो सुविधाएं आपकी तरफ से हैं, प्रशासन की तरफ से हैं, उसके अलावा जो बेसिक सुविधाएं दी जाती हैं वोटर्स को, जैसे असमर्थ जो लोग हैं ले आने ले जाने के लिए, और बूथ पर जैसे ड्रिंकिंग वाटर एंड कुछ और, तो वो एज इट इज़ हैं या उसमें कुछ तब्दीलियाँ हैं? हर बूथ पे कुछ मिनिमम अश्योर्ड फैसिलिटीज़ हम लोगों को देना होता है। उसमें बिजली, पानी, रैंप और वेटिंग एरिया, शेडेड एरिया, ये सभी दिया गया है। तो हर बूथ पे इसका प्रावधान हम लोग कर रहे हैं और वेटिंग एरिया भी हम लोग अलग से कर रहे हैं। हर बूथ पे महिलाओं के लिए अलग लाइन रहेगी, पुरुषों के लिए अलग लाइन रहेगी, दिव्यांगों के लिए 80+ और दिव्यांगों के लिए पोस्टल बैलेट का सुविधा इस इलेक्शन में दिया गया। करीब 424 लोग इस फैसिलिटी का उपयोग भी किए। जो नहीं पोस्टल बैलेट किए हैं उनको बूथ तक लाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था रहेगी, हर बूथ पे व्हीलचेयर की व्यवस्था रहेगी। तो कई सारे मुद्दों पे हम लोग ने मेहनत किया है। सैनिटेशन हो रहा है बूथों का, इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद भी उसका सैनिटाइजेशन करना है। तो ये सभी कार्य किया जा रहा है। प्रत्याशियों की जांच हो गई, कोविड जांच? कोविड जांच तो नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग लगातार कैंप्स लगा रहे हैं, आम जनता के बीच में स्वास्थ्य के टीम्स जा रहे हैं और जांच कर रहे हैं। तो विशेष रूप से किसी को टारगेट करके नहीं किया जाता है, लेकिन पब्लिक के बीच में हम लोग इसको ज़रूर कर रहे हैं। उसमें कुछ प्रतिनिधि या पॉलिटिकल ग्रुप्स ज़रूर जांच भी होते हैं। तो मैं आशा कर, कितने केसेस आए हैं हमारे ज़िले में अभी तक 1300 करीब। वोटर्स कितने पॉजिटिव पाए गए? हम लोग पिछले 3 दिनों से जो कर रहे हैं 10 से कम है। जैसे मैंने कहा, कल 3000 में मात्र 1 आया, परसों मात्र 4 आए थे। उसमें हमारे पॉलिटिकल जो पोलिंग पार्टी है उनके भी कुछ लोग थे। तो बहुत ही कम संख्या में लोग पॉजिटिव निकल रहे, जो बहुत अच्छी बात है। और ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर है वोटर्स के लिए भी कि वो अपने सुरक्षा को ध्यान रखते हुए अगर मास्क पहन के आएंगे वोट्स पे और अपने हाथों को सैनिटाइज सही से करेंगे तो वोटिंग करने में कोई हर्ज नहीं है और कोरोना का भी कोई डर नहीं है। मैम, स्वीप सेल के ज़रिए बहुत सारे जागरूकता के, अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाए गए, जैसे रंगोली प्रतियोगिता, प्रभात फेरी, साइकिल यात्रा। न्यूज़ 11 के दर्शकों को इनके माध्यम से यहाँ के वोटर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं हमारे वोटर्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हर इलेक्शन में जिस तरीके से बढ़ चढ़ करके वो हिस्सा लेते हैं, अपना मत अधिकार का प्रयोग करते हैं, इस साल भी, इस उपचुनाव में भी वो आए। और कोरोना का डर अब हम लोग काफ़ी मिटिगेट किए हैं। हर बूथ को साफ़ किया हुआ है, सैनिटाइज़ किया हुआ है, हर पोलिंग पार्टी को चेक किया हुआ है। कोई कोरोना के संक्रमित आदमी हमारे टीम में नहीं हम भेज रहे हैं। और बहुत मेहनत इस पोलिंग और इलेक्शन प्रोसेस में जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा काफ़ी फंड्स भी खर्च किए जाते हैं। स्टेट चुनाव आयोग के द्वारा भी कई सारे गतिविधियां बनाए गए हैं। और जिस तरीके से जिला प्रशासन तैयारी किए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि कोरोना का तो डर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए वोटर्स को। और रही बात वोट करने का, वो तो हमको एक्सरसाइज करने के लिए बहुत ही कम मौका मिलते हैं और जब मौका मिलता है उसको ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। और कौन आपको गवर्न करेंगे उसका जो डिसीजन है वो डिसीजन मेकर हमारी जनता है। तो ये ज़रूर आए 3 नवंबर को और दिखाए वोट करेगा दुमका। इम्तिहान मुश्किल, रास्ता कठिन, लेकिन हौसला बुलंद है दुमका ज़िला प्रशासन का, ये यहाँ की डीसी राजेश्वरी बी ने कहा। और वाकई जो तैयारियां हैं वो कहीं से ये नहीं कहती कि आप अपने घरों में किसी वजह से डर कर रहें। आप डट कर मुकाबला करें, सावधानियां बरतें और वोट करें। सहयोगी
अब है और सुशील के साथ अनूप सोनू, न्यूज़ 11 दुमका। दुमका उपचुनाव की चुनौतियां खड़ी है। निश्चित रूप से 3 नवंबर को आके वोट ज़रूर करेंगे और लोकतंत्र के इस पर्व को मजबूत बनाया जा सके। वोटर्स के बीच में भी एक्साइटमेंट सा आ गया है, तो ये एक अच्छा संकेत है।